हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर कराई जा रही है और इस कड़ी में है ये दिसंबर की मैगज़ीन। नवंबर की मैगज़ीन कवर हो चुकी है और दिसंबर की मैगज़ीन में पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है और इकॉनमी का पार्ट चल रहा है। और इसमें हम देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा लास्ट टॉपिक था इस कड़ी में भारत में संकर बीज और लोकप्रियता, और आज का टॉपिक है हम कवर करेंगे विलफुल डिफ़ॉल्टर हेतु शीघ्र एनपीए लेबलिंग। तो पेश है आपके सामने आज का टॉपिक विलफुल डिफ़ॉल्टर हेतु शीघ्र एनपीए लेबलिंग। तो क्या है ये और क्यों है ये चर्चा में? तो क्या हुआ है कि हाल ही में जो आरबीआई ने एक मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया है और उस ड्राफ्ट में उन्होंने कहा है कि जो ऋणदाता हैं यानी कि जो लोन देते हैं जैसे बैंक एनबीएफसीज, उनके द्वारा जो एनपीए घोषित किए जाते हैं, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट गैर निष्पादित परिसंपत्ति, तो जो घोषित किए गए एनपीए हैं उनको 6 महीने के अंदर जो उधार करता है यानी जिन्होंने लोन दिया गया, जिन्होंने लोन लिया है, उनको विलफुल डिफ़ॉल्टर के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये मसौदे में लिखा गया है। तो क्या आप इस बात से अवगत हैं कि विलफुल जो डिफ़ॉल्टर होते हैं और एनपीएस होते हैं वो क्या होते हैं? चलिए अवगत कराया जाए। तो विलफुल जो डिफ़ॉल्टर होते हैं उनको जो है ना आरबीआई पहचान करती है, और ये उन लोगों के रूप में पहचान होते हैं जिनके पास क्षमता तो होती है कि वो बैंक का जो पैसा है वो वापस कर सकते हैं, लेकिन वो चुकाते नहीं हैं और ना ही कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। और इनका कम से कम जो बकाया राशि होता है वो 25 लाख से अधिक होता है। मतलब मान लिया कि इससे ज़्यादा उन्होंने पैसे लिए हों, लेकिन उन्होंने अभी भी 25 लाख रुपए चुकाया नहीं है बैंक को, तो ऐसे उधारकर्ता को विलफुल डिफ़ॉल्टर के अंतर्गत आरबीआई पहचान करती है। बड़े विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं जो जिन्होंने 1 करोड़ तक पैसे वापस नहीं किए कि मेरा मूड नहीं, मेरे को नहीं करना वापस। ठीक है, ऐसे दोस्त भी होंगे आपके पास जिनको आपने पैसे दिए होंगे उधार इमरजेंसी टाइम पे, बट वो उनके पास पैसे आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं बहुत टाइम तक, लेकिन आप देखते होगे कि वो बस आपका पैसा नहीं चुका रहे होते हैं। तो कुछ ये बिल्कुल वैसा सा है, वो दोस्त हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर, जो जानबूझ के पैसा चाह करके पैसा नहीं देते हैं क्षमता होने के बावजूद भी। तो जो 1 करोड़ का पैसा वापस नहीं करते हैं बैंक को, ऐसे जो उधारकर्ता होते हैं उनको संदिग्ध और हानि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अब एनपीए से अवगत कराया जाए। तो आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक बैंक है और आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका 2 दोस्त है फॉर एग्जांपल, एक है नॉर्मल ऐसे जिनके पास पैसे वैसे मौजूद हैं और एक है जो किसान है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके दोस्त ने आपसे लोन लिया कि भाई तू इतना लोन दे दे, मैं तेरे को इस पे इतना इंटरेस्ट दे दूँगा एक सर्टेन टाइम में, 90 दिनों के अंदर मैं तेरे को दे दूँगा अपना जो तुम्हारा मूलधन है, और उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी दे दूँगा। ठीक है? अब ये इंटरेस्ट कितना होगा और आपने पैसे कितने दिए होंगे, इट डज़न्ट मैटर। ठीक। अब क्या हुआ कि 90 डेज़ का टाइम दिया था और उस 90 डेज़ में आपके दोस्त ने ना तो आपका ब्याज लौटा पाए या ना ही उसका मूलधन लौटा पाए, या ब्याज लौटा पाए और मूलधन नहीं लौटा पाए। यानी कि मूलतः आपका पैसा वापस नहीं आ पाया, एक सर्टेन टाइम के अंतर्गत रिकवर नहीं हो पाया, और आप कह रहे भाई दे दो, भाई दे दो, और वो दे ही नहीं पा रहे हैं, पैसे लौटा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को जब मूलधन या ब्याज बाकी रह जाता है, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट। और विलफुल डिफ़ॉल्टर तो आप समझ ही गए हैं कि मेरे पास पैसे लेकिन मैं नहीं दूँगा, तो वो हो जाएगा विलफुल डिफ़ॉल्टर। अब इनका जो टाइम पीरियड था कि भाई 90 दिन हो गए हैं, पैसे नहीं आए, तो ऐसे लोन को या ऐसे मामलों को नॉर्मली मैक्सिमम मामले में एनपीए घोषित कर दिया जाता है, उस कैटेगरी में रखा जाता है। जो दूसरा दोस्त है जो किसान है, आपने उसको लोन दिए थे, तो उसके लिए टाइमलाइन जो है वो 90 दिनों का ना रखा है, 2 फसली मौसम रखा है। यहाँ पे 3 मौसमों में फसलें उगाई जाती हैं, आपको पता है। तो जब 2 फसल के मौसम से मिला हुआ जो मूलधन है और ब्याज है वो उसका भुगतान नहीं कर पाएगा, ये टाइमलाइन है 2 फसली मौसम का। तो अगर इस मौसम के अंतर्गत, इस टाइमलाइन के अंतर्गत आपके दोस्त ने जितना पैसा दिया था आपने वो, और उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो, दोनों ही नहीं लौटा पाए, ठीक है? तो उसको कहेंगे, उसको भी मतलब एनपीए की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एनपीए का टाइप क्या है, कितने प्रकार के एनपीए होते हैं? तो एक होता है सकल एनपीए, ठीक है? तो आप अपने आप को बैंक ही समझिए अभी। तो क्या है कि आपके पास बहुत सारे लोन हो गए, आपने बहुत अलग-अलग लोगों को लोन दिए हैं जो कि वापस नहीं आ रहे हैं अभी। तो आपने क्या किया, उन सारे लोन को जोड़ दिया है,
ठीक है। तो जोड़ने के बाद आपके पास पता चला कि आपके पास जो लोग पैसा देने वाले हैं या उधार ले करके गए हैं, वो टोटल जो लोन है वो कितना बन रहा है, तो उसको कहते हैं आपको सकल या ग्रॉस एनपीए। ठीक है, उन सारे लोनों को जोड़ दिया तो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि जो नेट एनपीए निकालने के लिए कि आपने जो आपका जो ग्रॉस एनपीए बनता है, टोटल अमाउंट जो एनपीए का सब एनपीए मिला कर के आपने जो इकट्ठा किए कि कितने सारे एनपीए बने, तो वो हो गए 100। ठीक है। और आपने प्रावधान राशि की आपने असाइड करके रखा हो कुछ अमाउंट की फॉर इमरजेंसी में काम आए, ताकि अगर हम पूरी तरीके से दिवालिया ना हो जाए, हमारे पास कुछ बचे नहीं, तो ऐसे इमरजेंसी टाइम के लिए आपने पैसे रखें। तो आपको उन पैसों में से जो सकल एनपीए है, ग्रॉस एनपीए है, उसको घटाना है। तो मान लीजिए कि आपने वो रखे 20 रुपये अपने पास में। ऐसा लग रहा है कि बैंक की बात कर रहे हैं और बहुत तुच्छ अमाउंट ले रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपका आपके पास 2 करोड़ का सकल एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए है, और आप समझो कि 50 लाख रुपए जो हैं आपके प्रावधान राशि है, जो आपने बचा करके रखा था साइड में कि इमरजेंसी में काम आएगा। तो फिर आपका जो टोटल जो नेट एनपीए बनेगा इसमें से, वो हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है। तो मिला जुला करके आपके पास जो नेट एनपीए यानी निवल एनपीए जो बना है, वो 1.5 करोड़ रुपए के लिए बना है। तो अब आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है बातें। तो आइए देखते हैं कि जो आरबीआई ने ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं, मेन पॉइंट है, वो क्या है। तो ये जो नई व्यवस्था बनाई है उसके अंतर्गत जो ऋणदाता है, यानी कि बैंक समझिए, सिंपली से जो लोन देते हैं, तो आप बैंक और एनबीएफसी के रूप में समझिए इसको, कि वो क्या करेंगे कि 6 महीने के अंतर्गत, ठीक है, विलफुल डिफ़ॉल्टर की पहचान करेंगे। तो पहले जो क्या था कि ये समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, ऐसी कोई बाधा नहीं थी समय की, लेकिन अभी इन्होंने ना 6 महीने का टाइमलाइन बाउंड कर दिया है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वैसे डिफ़ॉल्टर्स जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनके ऊपर जो 6 महीने के अंतर्गत 25 लाख से अधिक रुपए का जो है पैसा बाकी रह गया है, तो ये उनको कैटेगराइज़ करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। फिर इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो ऋणदाता हैं, जो लोन देते प्रोवाइडर्स हैं, वो एक समिति बनाएंगे जिनको कहेंगे पहचान समिति का गठन करेंगे, जो कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के लिए सबूत इकट्ठा करेंगे, साक्ष्य जुटाएंगे उनके लिए। अगली जो व्यवस्था की गई है इसमें, कि इन्होंने क्या करा है कि ड्राफ्ट में विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने ये बोल दिया कि भाई मैं तो पैसे दूंगा नहीं। ये आप समझिए कि आपका दोस्त है विलफुल डिफ़ॉल्टर, कि वो कह रहा है कि मैं तो पैसे दूंगा नहीं, अभी तू जो करना है कर ले। तो अभी क्या होगा कि आरबीआई ने मतलब आपको बोला कि आप बैंक हो, तो कि आप ना क्या करोगे कि एक लिस्ट तैयार करोगे कि जिन जिन लोगों ने आपसे लोन लिया है और वो कह रहे हैं कि मेरे को वापस नहीं करना, तो आपने उन सब की लिस्टिंग तैयार की और उस लिस्ट पे उनका फ़ोटो लगाया बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। और उन लिस्ट को तैयार करके पब्लिश कर दिया, कि सबको दिखा दिया कि हाँ, इन लोगों ने ना लोन लिया है। अब क्या होगा कि सब लोग देखेंगे कि हाँ भाई, ये लोन लेते हैं और वो ये वापस नहीं करते हैं, तो उनकी साख जो है घट जाएगी, वो थोड़ा बेइज्जती फ़ील करेंगे, अगर आप ऐसे सोचोगे रिश्तेदारों में। तो ये बिल्कुल वैसे सा है कि ये लिस्टिंग तैयार होगी और उन पे गैर भेदभाव तरीके से फ़ोटो लगाई जाएगी। ये ज़रूरी है, आवश्यकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर वो इस लिस्ट से हटाए जाएँगे, ठीक है, उन्होंने अपना लोन चुका दिया, आपका उधार दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आप समझ जाओगे कि अब उनको पैसे देने नहीं हैं, क्योंकि वो वापस नहीं करते हैं। उनकी शक इस तरीके की हो गई है, उनका इमेज इस तरीके का होगा। उसी तरीके से बैंक क्या करेगा कि वो 1 साल तक, ठीक है, उन्हें कोई भी लोन नहीं देगा, ठीक। और अगर इन लिस्ट से हटाए जाएँगे तब भी 5 सालों तक उन्होंने कोई नया बिज़नेस करने की सोची, तो उसके लिए वो क्रेडिट के लिए अनुमति नहीं मिलेगी उनको। तो ये सब प्रोविज़न्स लगाए गए हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जो मतलब देनदार है, जो बैंक हैं, उनके खिलाफ जो कठोर उपाय लागू किए बिना गारंटरों का पता लगाया जाएगा, और जो एआरसी को क्रेडिट हस्तांतरित किया जाता है, उससे पहले ही विलफुल डिफ़ॉल्टर की जांच की जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो एआरसी है उसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये समझ लें कि ये जो बैड लोन्स होते हैं, वो आपसे ले लेते हैं, वो आपसे ख़रीद लेते हैं। मतलब कि मान लो कि आपके पास आपके किसी दोस्त ने ना ले लिया है पैसा, वो उधार चुका नहीं रहा है। अब कोई और आए आपके पास और बोले भाई मैं उससे चुकवा लूँगा, ठीक है, उससे पैसे ले लूँगा, तू मुझे परमिशन दे दे, ये ले तुम्हारे 25 लाख रुपए, और मैं उससे अपना 25 लाख रुपए कैसे लेना है वो मैं तय करता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि किसी थर्ड पार्टी ने आपसे उस इंसान का, आपके दोस्त का लोन ख़रीद लिया कि ये लो मेरी तरफ से 25 लाख रुपए, और मैं तुम्हारे दोस्त से वो पैसे वसूल कर लूँगा। तो ये उस तरीके से एआरसी जो है वो काम करती है। खैर आगे देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है एनपीए से संबंधित जो कानून और प्रावधान है वो क्या है। तो पहला है बैड बैंक। तो बैड बैंक क्या होता है,
तो बैड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो बैड बैंक और ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि ये परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में कार्य करती है। इसका क्या मतलब होता है, देखते हैं। तो ये क्या करती है कि जो बैड लोन्स होते हैं, ठीक है, जो दोस्त है आपका पैसा नहीं दे रहा है, वो हो गया बैड लोन, ठीक है। अब वो दिख गया कि पैसे नहीं आ रहे, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि बैड लोन को हिंदी में अशुद्ध ऋण भी कहा जाता है। कहीं अगर एग्ज़ाम में ये शब्द का इस्तेमाल हो जाए हिंदी ट्रांसलेशन में, तो क्या होता है कि बैड लोन्स को ये कंपनियाँ NARC ये खरीदेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दोस्त का एग्जांपल दिया था कि ये उन ऋणों को खरीद लेगा और और बैंकों को NPA से राहत देगा। जैसे आपसे खरीद लिया तो आपको हो गया कि हाँ चलो यार मेरे पैसे तो आए, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट हो गई मजबूत, यहाँ पे कुछ भी बैड लोन्स दिख नहीं रहे, तो NPAs नहीं दिख रहे कि मेरे ऊपर उधार है, ठीक। अब उसके बाद ये क्या करेगा, ये तो इसको तो पता है कि ये बैड लोन्स है और ये उसको खरीद रहा है, NPA है ये, तो वो NPA को खरीद के NARC अपने निवेशकों का मतलब है कि मार्केट में जो निवेशक हैं जो इस तरीके के चीज़ों को खरीदने में, एसेट्स को खरीदने में रुचि रखते हैं। यहाँ पे एसेट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे से इसको समझ रहे हो। सपोज़ कि ये आपका घर हो सकता है, जो भी आपने सिक्योरिटी दी है, घर हो सकता है, कोई और सामान हो सकती है, कंपनी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, जो भी आपने परिसंपत्ति है जिससे आपका NPA वसूला जा सकता है या जो भी आपने सिक्योरिटी के तौर पर रखी है, ठीक है, ये उनसे संबंधित है। एसेट का मतलब यहाँ पे ये है। तो उस तरीके की चीज़ों में जो रुचि रखते हैं उनको NARC जो है वो ढूंढती है और फाइंड आउट करती है ऐसे निवेशकों को और उनको बेचती है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, तो गवर्नमेंट ने ना ऐसे परिसंपत्तियों को बेचने के लिए IDRCL ये एक कंपनी, यानी जो भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना की है सरकार ने, ताकि जो इस तरीके का बैड लोन है, NPA है, उनको मार्केट में बेचा जा सके, उनके लिए कोशिश की जा सके। सरफेसी एक्ट 2002 ये आपने बहुत देखा होगा मूवी में, ये इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके तहत क्या होता है ये, तो वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन, यानी सरफेसी एक्ट 2002, आप ये इसी से प्रचलित है इस नाम से, ठीक है। तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में ये देखा होगा कि नोटिस देते हैं बैंक वाले आकर के कि आपने पैसे लौटाए नहीं हैं, इसलिए हम आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपका घर पे सीलिंग लगा रहे हैं, या आप से जुड़ी हुई जो सामान होते हैं, या बाद में वो घर नीलाम करते हैं, या इस तरीके की चीज़ें होते हुए आपने बहुत देखी होंगी। तो ये जो पावर है बैंक को, वो सरफेसी एक्ट 2002 के तहत मिलती है। ये इस पावर के तहत वो करते हैं। अब आप इसमें सोचोगे कि आप बोलने लगो कि मैं हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, न्यायालय इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो आप वो नहीं कर सकते हो जब तक ये एक लेवल पे नहीं होती है, ठीक। यहाँ पे पार्श्विक जो संपत्ति होते हैं, संपार्श्विक संपत्ति जो सॉरी हिंदी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से लिख देते हैं शुद्ध हिंदी में, खैर इसको सिक्योरिटी कहते हैं। आपने जो भी सिक्योरिटी रखी होगी ये उन पे कब्जा करेंगे, उनका अधिग्रहण करते हैं बैंक। तो और आपको नोटिस भी जो जारी करते हैं वो इसी के तहत करते हैं, सरफेसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट है दिवाला और दिवालियापन संहिता, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो इसमें क्या होता है, ये 2016 का कानून है, एक संहिता है, ठीक है, कोड है। तो ये क्या करती है कि जो ऐसे कंपनी है या ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो दिवालिया हो चुके हैं, ठीक है, वो बैंक खुद भी हो सकता है, ठीक है, उस कंपनी के अंतर्गत या इस प्रोविज़न के अंतर्गत। तो उनका समाधान प्रक्रिया के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपके पास पैसा, आप सच में आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं ही नहीं और आप अपना जो कंपनी जिसकी वजह से जीविका चला रहे थे, आपको वो चलाना भी मुश्किल हो गया है, ठीक। तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, बैंक आपके लिए और क्या कर सकता है, जबकि बैंक का लोन आपके ऊपर काफ़ी है पहले से। ये सपोज़ आप ऐसे समझिए कि आपका दोस्त है जो लोन ले चुका है, लेकिन वो लोन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। फिर आप उसके पास गए, नॉक किए कि भाई मेरे पैसे दे दे, तो वो रोने लगा कि भाई मेरा इतना नुकसान हो गया ये आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मैं तुम्हारे पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी देख ले, वो भी देख ले, तो अकाउंट देख ले भाई, मेरा कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। तो आप ऐसे में क्या होगे, आप हो जाओगे थोड़े से भावुक और आप बोलोगे बता मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, तेरी प्रॉब्लम से इससे बाहर निकालने के लिए। तो फिर क्या करोगे कि आप उसकी मदद करोगे उस तनावग्रस्त जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए। तो आप फिर से उसको एक लोन दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रोविज़न करता है IBC। और लेकिन क्या हुआ कि इस केस में वो पैसे वापस फिर से नहीं कर पाया। अब यहाँ पे माल्या का एग्जांपल ले लो, ठीक है,
कि पैसे वो वापस नहीं कर पाया, ठीक। तो अब क्या होगा? तो इस केस में जो आईबीसी का कोड है, वो क्या करता है कि जो ऋणदाता है उसके लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है और उसके फ़ेवर में काम करता है कि ऋणदाता यानी बैंक, यानी कि आप समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने दोस्त के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर सकते हो, इस चीज़ का पावर ये देता है। और ये जो कार्रवाई आप कहाँ करोगे? क्या आप किसी और न्यायालय में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन न्यायालयों में जाओगे? नहीं। इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है एनसीएलटी की, ठीक है? जिसको कहते हैं राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है? साथ ही एक बोर्ड की स्थापना की गई है जिसे कहते हैं भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, ठीक है? तो इन 2 बोर्ड्स और ट्रिब्यूनल्स के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, इससे संबंधित, लोन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों में वो काम करती है। और इसके कारण क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनके बैंक की जो आर्थिक गुणवत्ता है, ठीक है, जो क्वालिटी है कि वो पैसे उनके पास उपलब्ध रहते हैं और वो देते हैं। तो पूँजी पर्याप्तता है, जो लाभ है, वो उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पे जो बैंक की स्थिति है, उसको आप अपनी स्थिति से जोड़ के देखिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी दोस्त और आपको एज़ अ बैंक बताया था, तो उधारकर्ता समझिए कि आप उधार कर देने वाले हो, तो आप बैंक के रूप में अपने आप को समझिए। और यहाँ पे क्या है कि अब गवर्नमेंट को आपके जैसे लोगों के लिए या बैंक के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे वो बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, उसको वैश्विक जोखिम के मानदंड हैं, उसके आधार पर उसके अनुरूप जो है पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। तो अभी आप बेचारे टाइप का फ़ील कर रहे होगे एज़ अ बैंक। तो एनपीए जो राशि है उसकी जो वसूली हो जाती है, तब क्या होता है? अगर आपका उधार सारे दोस्त अगर आपको उधार वापस कर देते हैं तो क्या-क्या हो सकता है? ठीक है, इसी तरीके से बैंक को जब सारे पैसे वापस आ जाते हैं तो वो क्या-क्या कर सकते हैं? तो पहला ये कि सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में इजाफ़ा होगा, लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, नीतिगत दरों में जो कटौती का लाभ है वो मिलेगा, कारोबारियों तक पहुँचना होगा, ठीक है? कि अगर आप जो नए कारोबारी हैं अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके पास पर्याप्त पैसा होगा तभी तो आप उसको लोन दे पाओगे, ठीक है? और आपकी साख मज़बूत होगी अगर आपका एनपीए आएगा वापस, तभी आप लोन भरोसा किसी और पर जता पाओगे, ठीक है? आधारभूत संरचना का निर्माण होगा, कृषि की बेहतरी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, विकास की जो गति है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसकी संभावनाएँ और बढ़ेंगी। अब क्या है कि जो एनपीए को कम करने के जो उपाय हैं, ठीक है? वो क्या है? उसका जो मर्ज़ है उसी में छिपा हुआ है। और वो कैसे होगा उसका इलाज? तो पहला है कि बैंकों में जो पर्याप्त अंदरूनी या अन्य जो खामियाँ हैं उसका इलाज करना होगा, ठीक है? मतलब उसको देखना होगा कि बैंक के अंदर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? दूसरा है कि बैंक के जो कार्यकालों में जो बेवजह की दखल-अंदाज़ी होती है, उसको रोकना, ठीक है? उसको ध्यान में रखना होगा। तीसरा है कि जो मानव संसाधन में बढ़ोतरी है या आप मदद से बढ़ते हुए जो एनपीए पर जो है ना काबू करना होगा। जो आप सोचते हो कि आप आपके दोस्त आए और आपने वो रोना-धोना शुरू कर दिया और आपने कहा कि चल ठीक है यार तू और पैसे लेके जा। तो ये जो इमोशनल अत्याचार है, इससे आपको बचना होगा। तो यहाँ पे एज़ अ बैंक ये है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं, वो क्या हैं? तो भारतीय बैंक क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ यानी एनपीए के संकट पर चर्चा कीजिए और इस समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे जो प्रयास हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।